नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए पर। आज हम कॉमर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मरीन इंश्योरेंस पर एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या अन्य सभी टीजीटी, पीजीटी लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, क्योंकि हम इसके ऊपर एमसीक्यू करेंगे तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जब किसी माल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह समुद्र, नदी या हवाई मार्ग से भेजा जाता है, तो रास्ते में अगर कोई नुकसान हो जाए, जैसे जहाज़ डूब जाना, माल ख़राब होना या चोरी हो जाना, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए जो बीमा कराया जाता है उसे हम मरीन इंश्योरेंस कहते हैं, राइट। ओके, मान लीजिए इसको अगर हम और आसान भाषा में समझें तो यात्रा के दौरान माल की सुरक्षा के लिए कराया गया बीमा हमारा मरीन इंश्योरेंस कहलाता है, राइट। तो इसी से रिलेटेड हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम से हम लोग ये कर रहे हैं, जिससे कि ये हमें ये बताएगा कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड किन किन एमसीक्यूज़ के ज़रिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन जैसे इसमें है कि बिल ऑफ लेडिंग इज़ इशूड बाय, जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है, ये किसके द्वारा निर्गत की जाती है। ऑप्शन ए दिया है शिपिंग कंपनी, जहाजी कंपनी द्वारा। ऑप्शन बी दिया है एक्सपोर्टर, निर्यातक द्वारा। ऑप्शन सी दिया है पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी द्वारा, जिसे बंदरगाह प्रन्यास अधिकरण द्वारा कहेंगे। ऑप्शन डी है इम्पोर्टर, आयातक द्वारा। तो ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिल ऑफ लीडिंग है क्या, राइट। बात करें बिल ऑफ लेडिंग का, तो बिल ऑफ लेडिंग के बारे में ये है कि यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जो माल को भेजने वाले जहाज़ के साथ जारी किया जाता है, और इसे जारी करने का जो काम है आमतौर पर जहाजी कंपनी, जिसे हम शिपिंग कंपनी कहते हैं, करती है, क्योंकि वो माल को लोड करने और डिलीवरी करने वाली जिम्मेदारी निभाती है, राइट। तो जो माल है वो जहाज़ पर जब लोड हो गया होता है तो यह एक तरीके का प्रमाण पत्र होता है, और यह एक कानूनी दस्तावेज भी है जो मालिकाना हक और माल की प्राप्ति को साबित करता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शिपिंग कंपनी, जहाजी कंपनी द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है, इशू किया जाता है, राइट। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, जिसे हम एक बार पढ़ लेंगे कि लदान की रसीद लेकर माल लादने वाला प्रतिनिधि जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाता है, वहां से जहाजी बिल्टी के छपे हुए फॉर्म लेकर, जो कि वहां से निःशुल्क मिलते हैं, उसको भरकर कप्तान की रसीद के साथ वहां के अधिकारियों को दे देता है। प्रत्येक प्रति पर 1 रुपये का राजस्व टिकट लगाना होता है। यदि किराया पहले ही देना तय है तो वह किराया भी यहीं पर चुकाना पड़ता है, और कप्तान की रसीद तो जहाजी कार्यालय में रख ली जाती है और जहाजी बिल्टी को की सारी प्रतियां हस्ताक्षर करके माल लादने वाले प्रतिनिधि को दे दी जाती हैं। माल और उसकी पैकिंग के संबंध में इस जहाजी बिल्टी की प्रतियों पर ठीक वही उल्लेख रहता है जो कप्तान की रसीद पर होता है। यदि कोई व्यक्ति कप्तान की दूषित रसीद के बदले में दोष रहित जहाजी बिल्टी लेना चाहता है तो उसके एक क्षतिपूरक बंधक पत्र भरना पड़ता है उसको, और इस बंधक पत्र को नियमित रूप से भरकर देने पर जहाजी कंपनी दोष रहित जहाजी बिल्टी निर्गमित कर देती है। स्पष्टतः जहाजी बिल्टी का निर्गमन जहाजी कंपनी द्वारा किया जाता है,
जो कि जहाजी कंपनी और निर्यातकर्ता द्वारा ये अनुबंध होता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, शिपिंग कंपनी। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नौवहन बीमा नहीं है? कौन सा इनमें से कौन सा जो है नौवहन का जो है बीमा नहीं है? पोतकाय जिसे हल बीमा कहते हैं, परिवहन ट्रांजिट बीमा, ऑप्शन सी है माल भाड़ा फ्रेट बीमा, या ऑप्शन डी माल या जिसे हम कार्गो कहते हैं उसका बीमा। तो ये जो है नौवहन, जो कि नौवहन के अंतर्गत हमारा पोतकाय जिसे हम हल बीमा कहते हैं, माल भाड़ा जिसे हम फ्रेट बीमा कहते हैं, और कार्गो बीमा, ये तीनों ही होते हैं। जबकि परिवहन जो है ये इसमें नहीं आएगा, नौवहन बीमा में नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब एक निर्यातक द्वारा आयातक देश को समुद्री यान या नौवहन द्वारा माल या वस्तुएं भेजी जाती है, तो इसकी सुरक्षा के लिए समुद्री बीमा, मरीन इंश्योरेंस कराया जाता है। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाता है, जैसे कि हल जिसे हम जहाज या पोतकाय बीमा कहते हैं, वही माल भाड़ा जिसे हम फ्रेट इंश्योरेंस कहते हैं, माल बीमा जिसे कार्गो इंश्योरेंस, और दायित्व बीमा जिसे लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो इसे हम कह सकते हैं कि परिवहन बीमा को नौवहन बीमा में सम्मिलित नहीं किया जाता है, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, जो कि हमारा ट्रांजिट बीमा होगा। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे। एक्स ने अपने मकान का बीमा कंपनी ए से 1,00,000 रुपये में तथा कंपनी बी से 1,00,000 रुपये में करवाया। यदि उस मकान का वास्तविक मूल्य 1,75,000 है और आग लगने के कारण उसे 1,00,000 की हानि हो गई, तो वह कितनी राशि वसूल कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन ए कंपनी ए से 1,00,000 रुपये और बी से 10,000 रुपये, ऑप्शन बी दे रखा है दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर 1,75,000, ऑप्शन सी दे रखा है दोनों कंपनी से कुल मिलाकर 1,00,000, ऑप्शन डी दे रखा है कंपनी ए से 1,75,000 और बी से 1,75,000। तो इसके लिए इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि एक्स ने अपने मकान का बीमा ए कंपनी से 1,00,000 रुपये में और बी कंपनी से 1,00,000 रुपये में करवाया है, तो ऐसी दशा में यदि उस मकान का वास्तविक मूल्य 1,75,000 है और आग लगने के कारण से 1,00,000 रुपये की हानि हो गई है, तो वह दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर 1,00,000 की ही क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर सकता है। ऐसा बीमा के सिद्धांत के अंतर्गत क्षतिपूर्ति सिद्धांत का पालन करते हुए किया जाता है, राइट। ये इसमें क्षतिपूर्ति का कॉन्सेप्ट लागू होगा, जिसके अनुसार किसी उल्लिखित घटना या कोई घटना घटित हो जाती है, तो उस पर जो है बीमादार कि केवल वास्तविक हानि को ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि वास्तविक हानि से अधिक रकम भुगतान किए जाने पर बीमा एक जुआ बन जाएगा या फिर इसका उल्लंघन होगा, राइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर 1,00,000 रुपये की क्षतिपूर्ति होगी, राइट। देन हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। समुद्री बीमा का वह क्लास जो जोखिम प्रारंभ करने को संबोधित करता है। अब ऐसा कौन सा क्लॉज है, ऐसी कौन सी कॉलम है, या फिर ऐसी कौन सी दस्तावेज है, या फिर ऐसा कौन सी बात है जो जोखिम प्रारंभ करने को संबोधित करता है, कि वहाँ से आपकी जो जोखिम है इंश्योरेंस की प्रारंभ हो जाती है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या है, ये क्या बोलता है कि जो मरीन इंश्योरेंस में ये अलग अलग प्रकार के जो है जोखिम हैं, और उनकी जो है जोखिमों के जो ये प्रकार हैं, उनकी शुरुआत, रोक या ख़त्म होने की स्थितियों को निर्धारित करते हैं, राइट। बात करें अगर हम जोखिम प्रारंभ क्लॉज की, तो यह एक
तय करता है कि बीमा कब से शुरू होगा, यानी जब माल को जोखिम में डालने वाली यात्रा शुरू हो रही है तब से। इसको पर और से क्लॉज कहेंगे, जोखिम प्रारंभ क्लॉज कहेंगे। वहीं अगर वैल्यूएशन क्लॉज की बात करें, मूल्यांकन क्लॉज की, तो यह तय करता है कि किसी नुकसान की स्थिति में माल का जो मूल्य है कैसे आंका जाएगा, ताकि बीमा की जो राशि है उसका निर्धारण सही हो सके, राइट। वहीं अगर छूना और रुकना क्लॉज, जिसे हम टच एंड स्टे क्लॉज कहते हैं, यह बताता है कि यदि माल किसी एक बंदरगाह को छूकर और रुके बिना दूसरे बंदरगाह पर जाता है तो भी बीमा जारी रहेगा, ताकि यात्रा के बीच में जोखिम कवर हो सके, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी ये बोल रहा है। वहीं ऑप्शन नंबर डी है परित्याग क्लॉज। तो परित्याग का मतलब है यह बीमा कराने वाले को इजाज़त देता है कि अगर नुकसान हो जाए तो वो बचाव के लिए खर्च कर सकता है, और बीमा कंपनी इन खर्चों को भी कवर करेगी ताकि नुकसान कम हो सके, राइट। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि समुद्री बीमा एक ऐसा ठहराव है जो सामुद्रिक हानियों के प्रति दायित्व को ग्रहण करता है, और समुद्री बीमा में केवल हानि के समय बीमा योग्य होना आवश्यक है। समुद्री बीमे का पर और से क्लॉज जोखिम को प्रारंभ करने को संबोधित करता है, राइट। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि बीमा के अंतर्गत उपस्थापन का जो नियम है कहाँ लागू होता है। तो उपस्थापन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को ही कहा गया है। तो ये कहाँ लागू होता है? ऑप्शन ए है जहाजी बीमा, ऑप्शन बी अग्नि बीमा, ऑप्शन सी जहाजी एवं अग्नि बीमा, या ऑप्शन डी जीवन बीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहाजी एवं अग्नि बीमा। क्यों? क्योंकि बीमा के अंतर्गत उपस्थापन या प्रत्याशन या स्वत्वाधिकार हस्तांतरण के सिद्धांत के अनुसार बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति करने के पश्चात बीमित का स्थान ग्रहण कर लेता है, और बीमित के वे समस्त अधिकार जो तृतीय पक्षकारों के विरुद्ध होते हैं वे स्वतः बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाते हैं। अर्थात बीमाकर्ता बीमित को क्षतिपूर्ति कर देने के पश्चात बीमित की वैधानिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है, और यह नियम जहाजी तथा अग्नि बीमा पर लागू होता है। कहने का मतलब ये है, इसे आसान भाषा में समझें। सपोज़ कि मान लीजिए एक व्यापारी ने अपने सामान को जहाज़ से विदेश भेजा और रास्ते में जहाज़ डूब गया। अब व्यापारी ने बीमा कंपनी से दावा किया और बीमा कंपनी ने उसे नुकसान की राशि चुका दी। अब बीमा कंपनी का अधिकार बनता है कि वो व्यापारी के स्थान पर नुकसान की भरपाई के लिए जो भी बाकी कार्रवाई है, जैसे जहाज मालिक से वसूलना, वो कर सके। तो इस तरह बीमा कंपनी जो है नुकसान की रिकवरी का अधिकार जो है अपने पास ले लेती है, जिससे हम उपस्थापन का नियम कहते हैं, राइट। वहीं अगर हम इसको एक लाइन में समझे जैसे, तो उपस्थापन का जो नियम है इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति बीमा का दावा करता है और उसका नुकसान बीमा कंपनी ने चुका दिया होता है, तो बीमा कंपनी वही अधिकार ले लेती है जो उस व्यक्ति के पास नुकसान की भरपाई के बाद थे। और यह नियम खासकर जहाजी बीमा और अग्नि बीमा में लागू होता है, क्योंकि इन दोनों में माल या संपत्ति का जो जोखिम होता है और वो नुकसान की भरपाई के बाद बीमा कंपनी उस नुकसान की रिकवरी के अधिकार भी रखती है। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा जहाजी और अग्नि बीमा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि समुद्री बीमा में बीमा उचित जो स्वार्थ है आवश्यक कब होता है। ऑप्शन ए दिया है बिगनिंग प्रारंभ में, ऑप्शन बी जो है एंड अंत में, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों प्रारंभ और अंत दोनों में, या नन ऑफ द अबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है बीमा उचित जो स्वार्थ है वो अंत में आवश्यक होता है। क्यों? इसके बारे में जानेंगे
क्योंकि बीमा अनुबंध की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि बीमादार का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित हो। जैसे सामुद्रिक बीमा अथवा अन्य बीमा में बीमा योग्य हित या हानि के समय होना आवश्यक होता है। वहीं जीवन बीमा के अंतर्गत बीमा योग्य हित बीमा कराते समय होना आवश्यक होता है। वहीं अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित बीमा कराते समय तथा हानि दोनों के समय बीमा योग्य हित होना आवश्यक माना जाता है। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि मरीन इंश्योरेंस में बीमा योग्य हित जो है उसके अंत में देखा जाता है जब उसकी नुकसान की भरपाई करनी होती है। राइट, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, समुद्री बीमा में शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत जो असमाप्त जोखिम के लिए संचय किया जाता है वो है कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 100%। तो इसको हम पहले समझते हैं। तो जब आप माल का जो है बीमा करवाते हैं तो प्रीमियम का जो हिस्सा रखा जाता है वो पूरा जो है जोखिम को कवर करने के लिए होना चाहिए। और अगर यह 100% है, जैसे कि ऑप्शन में 100% दिया है, तो अगर ये 100% है तो इसका मतलब है कि हर प्रकार के जोखिम चाहे कितना भी बड़ा हो उसी प्रीमियम से कवर हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझें कि एक व्यापारी ने अपने सारे सामान का जो है बीमा करवाया और जो प्रीमियम उसने दिया वो पूरे जोखिम को कवर करने के लिए काफ़ी था। तो इस तरह कह सकते हैं कि 100% जो है शुद्ध प्रीमियम का मतलब पूरा जोखिम कवर होना होता है। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 100%। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, समुद्री बीमा के योग्य हित की विद्यमानता आवश्यक है, कब आवश्यक है? तो हमें ऑप्शन बता रखा है। ऑप्शन ए व्हेन पॉलिसी इज टेकन, जब बीमा पत्र लिया जाए। ऑप्शन बी व्हेन द लॉस इज कॉज, जब हानि हुई हो तब। या ऑप्शन सी अनुबंध की संपूर्ण अवधि तक, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहीं ऑप्शन डी है बोथ व्हेन द पॉलिसी इज टेकन एंड व्हेन द लॉस इज कॉज्ड, बीमा कराने तथा हानि होने के दोनों समयों पर। तो जब समुद्री बीमा की बात होती है तो जब हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें भी यही क्वेश्चन था, उससे सेम रिलेटेड है, लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब हानि हुई हो तब, क्योंकि समुद्री बीमा में हानि के समय बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, क्योंकि बीमाकर्ता बीमा अनुबंध में वर्णित नियम एक सीमा तक बीमित व्यक्ति को समुद्री हानियों की पूर्ति का दायित्व अपने ऊपर लेता है। राइट, ओके, आपको दिख रहा होगा। ओके, देन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वहीं हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, द डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन इज एप्लीकेबल टू, अधिकार समर्पण का जो सिद्धांत है लागू होता है। अधिकार समर्पण का जो सिद्धांत है कैसे लागू होता है, कब लागू होता है? ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, सभी प्रकार के इंश्योरेंस में लागू होता है, या ओनली फायर इंश्योरेंस केवल अग्नि बीमा में, या ओनली मरीन इंश्योरेंस केवल सामुद्रिक बीमा में, या फिर फायर एंड मरीन इंश्योरेंस अग्नि तथा सामुद्रिक बीमा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा फायर एंड मरीन इंश्योरेंस अग्नि तथा सामुद्रिक बीमा दोनों में जो है इसका जो है अधिकार समर्पण जो है सिद्धांत लागू होता है। अधिकार समर्पण का जो सिद्धांत है वो कहता है अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा दोनों के संबंध में ये लागू होता है। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। राइट, तो दोस्तों आज हमने मरीन इंश्योरेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व किया और उसकी पूरी व्याख्या की, उसको समझने की पूरी कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर
इस तरीके के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए अगर आपको जो है वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अपना कोई सवाल या सुझाव हो तो दे सकते हैं। और अगले वीडियो में अगर हम आपके सुझाव और कमेंट के द्वारा बनाए गए टॉपिक को ज़रूर लेकर आएंगे, उस पर हम स्टडी करेंगे और उसके MCQs प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें, सीखते रहें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।